नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है डिजाइन ऑफ एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, जिसको हम डा सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में 10 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। उस टॉपिक को मैंने क्लियर किया था। जिसने नहीं सुना है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर सुन ले। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं, ऐसे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन लेके आया हूं जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ग्रीडी के अंदर हम किस तरह से हफमैन कोडिंग को अप्लाई करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के 2 मेथड है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन की मैं ये वीडियो लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर ही। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ के अंदर ये पूछा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, यहां पर मेंशन है कि कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ एजेस इन दैट ऑर्डर टू ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग क्रिस्कल एल्गोरिथम। 2 टाइप के हमारे एल्गोरिथम होते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। हम 2 टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम, दूसरा होता है हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम। तो यहां पर सिंपल सा ये पूछा हुआ है आपसे कि क्रुस्कल एल्गोरिथम को यूज करते हुए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारा सीक्वेंस में नहीं आएगा। सीक्वेंस में नहीं आने का मतलब है कि हम देखेंगे, सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिथम का मतलब पता होना चाहिए। क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जो एजिस है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। एजिस की लिस्ट इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ये ध्यान रखना है आपको, एजिस की लिस्ट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे कम एज वाला जो वेट होगा वो सबसे पहले कंसीडर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एज, उसके बाद नेक्स्ट एज। इस तरह से हम एजिस को कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम मिनिमम से मिनिमम एज वाले वेट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं यहां पर वर्टेक्स सेट बना रहा हूं। इसी के अंदर आपको इजी वे में क्लियर रहेगा कि कैसे हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यहां पर मैं वर्टेक्स का सेट लिख रहा हूं और यहां पर एज का वेट लिख रहा हूं। एज का वेट कितना है, क्लियर। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। एजिस का वेट क्या है और वर्टेक्स नेम क्या है। ठीक है, तो वर्टेक्स के कॉम्बिनेशन से हमारी एज बनती है। तो यहां पर देखिए सबसे कम एज वाला जो है वो क्या है हमारे पास, सबसे कम देखिए डी एफ है और ए बी है। दोनों का वेट कितना है, यहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये 1 है और यहां पर भी 1 है। सबसे मिनिमम वाले को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो सबसे कम हमारा ए बी है और डी एफ है, तो ए बी लिख लूंगा मैं यहां पर। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों का वेट सेम है। तो आप यहां पर डीएफ को भी कंसिडर कर सकते हो फर्स्ट, और ए बी को भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा ए बी और डीएफ दोनों का एज वेट कितना है, 1 1। क्लियर। इसी टाइप से नेक्स्ट 1 से ऊपर कौन सा है हमारा, यहां पर देखिए 2 और यहां भी क्या लिख रखा है 2। क्लियर। तो यहाँ इस एज को बोलेंगे हम बी एफ और ये एज है हमारी सी डी। तो इसके भी सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों का वेट सेम है, सी डी एंड देन हमारा है बी कोमा एफ। दोनों का वेट कितना कितना है, 2 2। क्लियर। उसके बाद 3 3 वाली एज को हम कंसीडर करेंगे। 3 3 वाली भी हमारी 2 है, तो क्या आएगा सी और बी। एक तो है सी और बी और एक है हमारी डी एंड ई। दोनों का वेट कितना है, 3 3। इस तरह से हम करते जाएंगे। क्लियर। तो हमारा इसी में क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, उसी एज को कंसीडर करना है कि साइकिल क्रिएट ना हो। साइकिल का मतलब है कि आप यहां से चले, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए और फिर यहां आ गए। तो इस तरह से साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी केस में साइकिल क्रिएट हो रही है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो एमएसटी नहीं होगी। क्लियर। तो यहां पर हमें सबसे पहले एजिस को देखना है, सबसे कम वाली एज को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ दैट विल बी से बाय द क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्लियर। तो बहुत ही इजी वे में आपका आंसर आ चुका है। अब देखो कैसे, सबसे पहले ए बी और डी एफ दोनों का वेट कितना है, 1 1। तो ए बी को पहले लिख सकते हो या डी एफ को, डजंट मैटर, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो ए बी यहां पर आया हुआ है,
यहाँ पर ए बी आया हुआ है, यहाँ पर डी एफ आया हुआ है, यहाँ डी एफ आया हुआ है। चारों ऑप्शन में हमारा चारों के चारों अभी तक करेक्ट है, कोई भी हो सकता है। अगर ए बी है तो दूसरा क्या होगा, डी एफ होगा। ये ए बी है तो डी एफ होगा, ये डी एफ है तो ए बी होगा, बिल्कुल डी एफ है तो ए बी होगा। अभी तक चारों ऑप्शन में हमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल यही सीक्वेंस होगी। अगर ए बी को कंसिडर कर लिया है किसी ने पहले ऑप्शन में, तो उसके बाद क्या होगा, कंसिडर डी एफ। अगर ए बी को कंसिडर कर लिया डी एफ, पहले तीसरे वाले ऑप्शन में डी एफ को पहले कंसिडर किया, ए बी को बाद में किया, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि दोनों का वेट सेम है। क्लियर। तो चारों ऑप्शन अभी तक हमें करेक्ट मिल रहे हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब थर्ड एज देखते हैं, यहां पर है बी एफ। अब उसके बाद ये दोनों कंसिडर होने के बाद अब हम सी डी या बी एफ में से कोई भी एक एज लेंगे। तो यहां पर बी एफ है, यहां पर डीसी है, यहां पर डीसी है और यहां डी एफ है। देखिए तीसरी एज में यहां बी एफ हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसका वेट कितना है 2 और इसका वेट भी है 2। तो सी डी या बी एफ में से कोई ना कोई एक एज आएगी। तो बी एफ आ गई यहां पर, बिल्कुल ठीक है। डीसी, डीसी या सी डी एक ही बात है, तो ये भी ठीक है। यहां पर देखें हम तो डीसी ये भी ठीक है, मगर डी एफ का वेट कितना है, डी एफ आप देख सकते हो वेट यहां पर जो वेट दिया हुआ है डी एफ ना होके, मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर क्या है, ये डी एफ, डी ई और डी सी ये गलत यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ था, अभी मैं देख रहा हूं बुक में, तो ये था हमारा बिल्कुल बी डी, डी बी, डी बी, डी बी दिया हुआ है यहां पर। डी बी आप देख सकते हो, डी बी का वेट कितना है 4। तो यहां पर डी एफ गलती से लिखा हुआ था, डी बी लिखा हुआ है यहां पर। तो बी एफ भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, मगर डी और बी ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसका वेट कितना है 4। पहले 2-2 वाले कंप्लीट होंगे तभी 3-3 वाले स्टार्ट होंगे, 3-3 के बाद 4 वाला स्टार्ट होगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट एजेस क्या है, दिस वन, ये वाली एज हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर या तो डीसी आ सकता है या बीएफ आ सकता है। तो डी बी नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है बाय यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आपको टर्म से क्लियर होना चाहिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम के ऊपर ही है। अभी मैंने आपको बताया था क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम में अगर आप देखो, इसने पूछा हुआ फॉल्स कंडीशन क्या होगी। तो फॉल्स कंडीशन पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्रीडी एल्गोरिथम। ये ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर आता है, बिल्कुल डेफिनेटली ग्रीडी एल्गोरिथम हमारा डा का कंसेप्ट है। ये बेसिकली अप्रोच यूज करते हैं हम, तो ग्रीडी एल्गोरिथम का ही टाइप होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम। दूसरा है, बिल्कुल ये करेक्ट है मगर इसने फॉल्स पूछा है, ठीक है। उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो इट कंस्ट्रक्ट एमएसटी बाय सेलेक्टिंग एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा जब हम एमएसटी क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट को अरेंज कर देता है। जैसे पहले 1 फिर 2 2 इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता जा रहा था। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्रुस्कल एल्गोरिथम यही फॉलो करता है। थर्ड ऑप्शन है इट कैन एक्सेप्ट साइकिल। मैंने अभी आपको बताया था एमएसटी अगर आप निकाल रहे हो तो डजंट मैटर कि कौन सा एल्गोरिथम आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें कभी भी साइकिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर ये कह रहा है कि इट कैन एक्सेप्ट साइकिल इन द एमएसटी, तो ये तो हमारा फॉल्स कंडीशन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन है यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर। एक यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर होता है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे क्रुस्कल एल्गोरिथम को, तो वहां पर जब हम दो अलग अलग सेट होते हैं उसको यूनियन करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं कि कोई साइकिल तो नहीं है। यूनियन का मतलब है मर्ज करना और फाइंड का मतलब है इफ देयर इज ए साइकिल देन वी कांट इंक्लूड दैट एज, इफ देयर इज नॉट ए साइकिल देन यू कैन इंक्लूड इट। ठीक है, दैट इज द मेन डाटा स्ट्रक्चर दैट विल बी यूज्ड इन द क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो ये भी आपका ट्रू है। तो इसने पूछा था फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हफमैन एनकोडिंग। हफमैन कोडिंग कंसेप्ट हम यूज करते हैं, ग्रीडी की ही टेक्निक है ये। मैं आज जितनी भी टेक्निक पढ़ा रहा हूं आपको, सारी की सारी ग्रीडी के अंदर ही हमारी आती है। तो इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। देखिए हफमैन कोड इसने पूछा हुआ है, हफमैन कोड क्या होगा। हफमैन कोड किस लिए यूज करते हैं हम, ग्रीडी की ही ये टेक्निक है
ये बेसिकली कंप्रेशन के लिए यूज होती है। कोई भी डाटा है उसको कंप्रेस करके आपको भेजना है तो उसके लिए आप हफमैन कोड यूज करते हो बाय यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम। तो वो कैसे हम यूज करेंगे, दो टाइप के होते हैं आपके हफमैन कोड, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है वेरिएबल। एक होता है फिक्स एंड द सेकंड वन इज द वेरिएबल हफमैन कोडिंग। फिक्स का मतलब है कि हर एक वैल्यू के लिए, जैसे यहां पर ए दिया हुआ है, ए के लिए आपने 3 बिट्स फिक्स कर दी 0 0 0, बी के लिए आपने फिक्स कर दी 0 0 1, सी के लिए फिक्स कर दी 0 1 0। हर एक कोड के लिए आपने 3 बिट फिक्स कर दी, इसको बोलते हैं फिक्स। और वेरिएबल का मतलब क्या है कि ए का 0 0 हो गया, बी की 3 बिट हो गई 0 0 1, सी के लिए ए की बिट हो गई। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है, यहां पर ए की बिट 2 है, यहां पर बी की बिट 3 है और सी के लिए आपने 1 बिट यूज की। तो यहां पर देयर इज नो फिक्स कोड फॉर एन वेरिएबल। तो यू कैन से दैट इज द वेरिएबल। तो हमेशा जब कभी भी टाइम जो कम लगता है, लेंथ का जो साइज कम यूज होता है, वो वेरिएबल में यूज होता है। तो न्यूमेरिकल जो जनरली आता है, जो न्यूमेरिकल मैं भी लेके आया हूं आपके सामने, ये हमारा वेरिएबल हफमैन कोडिंग है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। सिंपल सा मेथड है, वो क्या है, यहां पर देखिए लेटर दिए हुए ए बी सी डी ई, सबकी वैल्यू दी हुई है। ए के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है 1 2, बी के लिए वैल्यू दी हुई है 1 4, सी के लिए वैल्यू है 1 8, डी के लिए वैल्यू है 1/16, ई के लिए वैल्यू है 1/32 रिस्पेक्टिवली। मतलब हर एक के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है। अब इन्हीं वैल्यू को यूज करते हुए इसने पूछा हुआ है कि इन लेटर का हफमैन कोड क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसको बनाने से पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इस वैल्यू को सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल को असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन वैल्यू को। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे छोटा सबसे पहले 1/32 सबसे पहले आएगा, फिर 1/16, 1/8 आप निकाल सकते हो। 1/32 लेस देन होगा 1/16 से, 1/16 लेस देन होगा 1/8 से, 1/8 लेस देन होगा 1/4 से, और 1/4 इज लेस देन 1/2। आप देख सकते हो ये 0.4 है, ये 0.25 है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। जिस तरह से नीचे वैल्यू देखो, ऊपर वाली वैल्यू सेम है 1 1 1 है, नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जितना ज्यादा बढ़ेगी वो सबसे छोटी होती जाएगी। अगर मान लो यहां पर 1/32 के बाद 1/64 होता तो वो सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखनी है और दो दो के पेयर हमेशा कंबाइन करने हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कैसे आप कंबाइन करोगे। तो सबसे पहले 1/32, उसके बाद 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, इस तरह से हमें अरेंज करके लिख लिया मैंने। उसके बाद पहले दो को पिक करना है। ठीक है, पहले दोनों को पिक करा, 1/32 मैं यहां पर पिक कर रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं 1/32, 1/16, दोनों को मैंने पिक किया, यहां पर रिप्रेजेंट किया और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे 1/32 प्लस 1/16। अगर मैं 1/32 प्लस 1/16 करूं तो 32 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3/32। जो भी वैल्यू आ रही है 3/32, इसका जो कॉम्बिनेशन है, रिमेनिंग वैल्यू जो है, रिमेनिंग वैल्यू क्या है 1/8, 1/4, 1/2, इससे कंपेयर करेंगे 3/32 कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो 3/32 हमेशा यहां पर आएगा 3/32। इसको दोबारा से अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में 1/8, 1/4, 1/2। बात समझ में आ रही है? जो भी इन दोनों का रिजल्ट है कंबाइन करने के बाद उस रिजल्ट को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे रिमेनिंग वैल्यू के साथ, फिर उसको दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका जो रिजल्ट था वो 3/32 था, जो कि 1/8 से स्मॉलेस्ट है। और हमें पता है 1/8 स्मॉलेस्ट है 1/4 से, और 1/4 स्मॉलेस्ट है 1/2 से। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। तो मैं यहां पर आपको ये समझाना चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइम आप किसको पिक करोगे, इन दोनों को। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसका जो रिजल्ट है 3/32 वो ये है, और यहां पर आ जाएगा 1/8। दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो 32 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 4 7/32 आ जाएगा। इसको आप रिमेनिंग वैल्यू क्या थी 1/4 और 1/2, इससे कंपेयर करेंगे तो 7/32 यहां आ जाएगा, 1/4 यहां आ जाएगा और 1/2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम स्मॉलेस्ट 2 वैल्यू को पिक करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद।
ये था 7/32, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 32, 7 प्लस 7 8 जा 15/32। तो 15/32 अगर आप निकाल के देखो तो इसकी अराउंड वैल्यू आएगी 0.4 समथिंग, और 1/2 है 0.5। तो ऑब्वियसली ये लेस देन होगा। इसको दोबारा से अरेंज करोगे आप, तो इन दोनों को वैल्यू को पिक करोगे, इसका जो रिजल्ट था 15/32, ये था 1/2। दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये वैल्यू रिजल्ट आ जाएगी 16, दैट इज 16 प्लस दिस, ये वैल्यू आ जाएगी 32, 15 प्लस दैट इज 32 1, सो ये वैल्यू आ जाएगी 16। क्लियर? तो 31/32, ये टॉप में आ गई 31/32। क्लियर? इस तरह से हम हफमैन कोड को सॉल्व करेंगे। हफमैन कोड को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू थी, ये ध्यान रखना 1/32 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ई को। यहां पर मैं लिख रहा हूं ई। 1/16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? डी। 1/8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सी को। 1/4 बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 1/2 ए को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है? हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लेटर कोड लिख दिया है। ये जो लेटर कोड यहां पर दिया हुआ था, क्लियर है? क्वेश्चन में मेंशन था जो 1/32 ई था, 1/16 डी, इस तरह से सो ऑन। तो हर एक कोड को लिखने के बाद आपको क्या करना है? लेफ्ट वाले को 1 लिखना है और राइट वाले को 0। ये कोड होता है आपका हफमैन कोड। लेफ्ट वाले को 1 और राइट वाले को 0, लेफ्ट वाले को 1, राइट वाले को 0, लेफ्ट वाले को 1 और राइट वाले को 0। ठीक है? इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद आपको हर एक कोड की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखिए, यहां पर ए के कोरस्पॉन्डिंग ऊपर से स्टार्ट करो। ए के कोरस्पॉन्डिंग ऊपर से स्टार्ट किया तो क्या वैल्यू आ रही है? कोड वाइज सिर्फ ये 0 1 को देखना है, जो यहां पर लिखा हुआ है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे रूट से, और इस कोड के कोरस्पॉन्डिंग जाएंगे लेटर के कोरस्पॉन्डिंग। तो ऊपर से स्टार्ट किया ए तक, तो क्या रीच कर रहा है ये? 0। तो ए का जो कोड आ जाएगा वो आ जाएगा 0। बी का कोड निकालेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से यहां पर पहुंचने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करेगा। ठीक है? तो ये 1 देन 0, तो इसका कोड आ जाएगा 1 0। सी के कोरस्पॉन्डिंग देखिए, सी रूट से स्टार्ट करेंगे 1 1 0, तो 1 1 0। डी के कोरस्पॉन्डिंग देखिए, ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 0, तो 1 1 1 1 1 0। और ई के कोरस्पॉन्डिंग ये ई है 1 1 1 1 4 1 है। ठीक है? तो ये सारे कोड आपके आ चुके हैं हफमैन कोड के कोरस्पॉन्डिंग। तो आप ऑप्शन के कोरस्पॉन्डिंग देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हो ये वाला ए के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, यहाँ ए के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, 1 0 1 1 0 1 1 0 और 4 1। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हफमैन कोड के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को समझना है। बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, रादर देन बिल्ड ए सब ग्राफ 1 एज एट ए टाइम। ये कह रहा है कि आपको एक सब ग्राफ ना ड्रॉ करके आपको क्या ड्रॉ करना है? बिल्ड ए ट्री 1 वर्टेक्स एट ए टाइम। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, MST दैट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है प्रिम्स मेथड और एक होता है क्रूस्कल मेथड। ठीक है? तो प्रिम्स मेथड क्या करता है? हर बार कोई भी ग्राफ आपको दिया हुआ है, उस ग्राफ में ये जो ग्राफ दिया हुआ है, तो यहां पर वेट भी दिया होगा। मान लो ये वेट दिया हुआ है, तो हर एक ग्राफ के अंदर, जैसे मैंने यहां पर वर्टेक्स लिख दिया, तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, प्रिम्स के अंदर एक वर्टेक्स से स्टार्ट करता है। जैसे यहां पर वर्टेक्स है ए के कोरस्पॉन्डिंग अपने नेबरर वर्टेक्स को देखेगा, यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर डी। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग ये 1 है और ये 3 है। हमेशा एक वर्टेक्स को एक टाइम पे सिलेक्ट करता है और नेबरर एज को देखता जाएगा। जैसे ए को सिलेक्ट कर लिया, ए के बाद उसके नेबर कौन कौन से हमारे? ए के कोरस्पॉन्डिंग बी है और ए के कोरस्पॉन्डिंग डी है। तो जो भी मिनिमम होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा नेक्स्ट टाइम। तो हर बार एक ही वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा है। पहले ए को किया, उसके बाद मिनिमम एज वाले वर्टेक्स को देखा इसने, तो मिनिमम
एज वाला वर्टेक्स ये था नेबर के कोरस्पॉन्डिंग, जो भी वर्टेक्स पहले सिलेक्ट किया उसका नेबर कौन सा होगा, बी होगा या डी होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी एज के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहां पर मिनिमम वेट है 1, तो इसको सिलेक्ट करेगा बी को। तो हर बार क्या कर रहा है, 1 वर्टेक्स को एक टाइम पे सिलेक्ट कर रहा है। तो प्रिंस एल्गोरिथम हमेशा 1 वर्टेक्स एट ए टाइम सिलेक्ट करता है। और क्रुस्कल क्या करता है, क्रुस्कल मैंने वेरी फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि वो हमेशा लिस्ट बना देता है। जैसे यहां पर मिनिमम वेट है ए बी, फिर उसके बाद है डी सी, उसके बाद है बी सी, एंड उसके बाद है ए और डी। इसका वेट है 1 1, इसका वेट है 2 और इसका वेट है 3। फिर इसमें क्या करता है, ये एज को सिलेक्ट करता है, फर्स्ट एज, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। इस तरह से मतलब साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए, हर एक एजिस को सिलेक्ट करता जाएगा। जैसे कि ए डी को इंक्लूड करते ही साइकिल बन जाएगी, तो इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्रुस्कल क्या करता है, हर बार असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को क्रिएट करता है और 1 बाय 1 जिस भी मिनिमम एज है उसको सिलेक्ट करता जाता है। तो वो होता है क्रुस्कल का काम, ठीक है। मगर यहां पर क्रुस्कल क्या करता है, सब ग्राफ को क्रिएट करता है, एजिस को एक टाइम पे सिलेक्ट करता है। मगर यहां पर क्या है, रादर देन बिल्ड ए सब ग्राफ 1 एज एट ए टाइम, ये काम जो था वो तो क्रुस्कल का था, मगर ये कह रहा है इसकी जगह हम बिल्ड करेंगे एक ट्री 1 वर्टेक्स एट ए टाइम। 1 वर्टेक्स एट ए टाइम, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, प्रिंस एल्गोरिथम, ठीक है। और अगर ये कहता है कि बिल्ड ए सब ग्राफ 1 एज एट ए टाइम, 1 एज, अगर ये बोलता है ये 1 एज एट ए टाइम, तो वो क्रुस्कल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 एल्गोरिथम है हमारे जो कि यूज होते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, ट्री को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूं 15 क्वेश्चन, या मैं इस वीडियो का बोलूं तो 5th क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे, बस थोड़ा सा टर्म को आपको समझना है। द डैश प्रोसेस अपडेट द कोस्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स कनेक्टेड टू ए वर्टेक्स यू, it would improve that best estimate of the shortest path to V by including UV in the path to V। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स है ये और एक वर्टेक्स है ये, 3 वर्टेक्स है। यहां पर हमने लिखा है U और यहां लिख दिया हमने V, ठीक है। तो D ऑफ U की वैल्यू कुछ दी हुई है, मान लीजिए इसको छोड़ दो, एक वर्टेक्स और ले लेते हैं हम। डी यू की वैल्यू दी हुई है 7, ठीक है, पहले से ही। और यहां पर डी वी की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है, डी वी की वैल्यू पहले से ही गिवन है 10, क्लियर। यहां एक वर्टेक्स मैं ले ही लेता हूं, इसकी वैल्यू है यहां पर ये 7 + 1, कोई वर्टेक्स है डी डब्ल्यू जिसकी वैल्यू है कुछ समथिंग, डी डब्ल्यू जिसकी वैल्यू है 8, यहां पर आया तो इसकी वैल्यू हो गई 2, दैट इज 8 + 2 = 10, बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर इसकी एज है जिसकी वैल्यू है 7 था और यहां पर 2 है, फॉर एग्जांपल। देखिए अब समझिए पॉइंट को, यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, देखिए डी ऑफ यू का मतलब है इसका डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है 7 + 1 जब मैंने किया तो इसका डिस्टेंस निकल गया नेक्स्ट वाले वर्टेक्स का। ये शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए हम यूज करते हैं 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। इस वर्टेक्स का वेट कितना आ गया 8। जब मैं इस वर्टेक्स पे आया तो 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो अपडेट कर देता है वैल्यू को। जैसे कि ये वाला पाथ अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो इसका वेट आ रहा है 7 + 1 + 2 दैट इज 10। आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, 7 + 1 + 2 दैट इज 10। मगर इस पाथ के थ्रू अगर मैं आता, इस पाथ के थ्रू अगर मैं आता तो इसका वेट आता 7 + 2 दैट इज 9। तो हम हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ को जब आप फाइंड आउट करते हो और उसकी वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी कुछ ना कुछ दूसरी एज को इंक्लूड करने से, तो उस चीज को क्या बोलते हैं। तो देखिए इंप्रूव का मतलब है 7 + 2, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू दे रहा है 9 और एक वैल्यू दे रहा है 10 तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा 9, ठीक है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल वे है, तो आप किसको फॉलो करोगे, जो कम से कम डिस्टेंस, किलोमीटर कम से कम ट्रेवल करना पड़े, जो कि टाइम भी आपका कम से कम लगेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं शॉर्टेस्ट पाथ में हम किलोमीटर को प्रेफरेंस देते हैं,
डजंट मैटर कि वो टाइम कितना लगेगा, तो कम से कम डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना पड़े। तो यहां पर 7 + 2 दैट इज 9, और पहले इसका वेट कितना था 10, तो ये 10 हटके क्या हो जाएगा वैल्यू 9, क्योंकि इसके दो पाथ थे और जो मिनिमम पाथ होगा वो निकाल के ये देता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन एक वर्ड है जो कि पहले वैल्यू जो भी थी उसको उसने मिनिमाइज करके कुछ ना कुछ वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, दैट इज नोन एज ए रिलैक्सेशन। क्लियर। ये शॉर्टेस्ट पाथ में जब हम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करते हैं या बेलमैन फोर्ड, दो एल्गोरिथम है हमारे शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए, उसमें ये टर्म यूज होती है रिलैक्सेशन। क्लियर, रिलैक्स कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 16 या यू कैन से 6 क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। डैश टर्न आउट दैट वन कैन फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए गिवन सोर्स। देखिए ध्यान रखना, इसने सिचुएशन दी है सोर्स टू ऑल पॉइंट्स इन ए ग्राफ इन द सेम टाइम। ठीक है, तो यहां पर ये सिचुएशन दे रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर आप मूव कर रहे हो। ठीक है, इन द सेम टाइम एक सोर्स से, यहां पर ये सोर्स है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल आपके पास डेस्टिनेशन है। सभी का डिस्टेंस आप देखोगे, मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जब आप जा रहे हो तो यहां पर वेट आ रहा है 2, यहां वेट आ रहा है 3, यहां पर 4 और यहां पर 5। ध्यान रखना, सोर्स हमारा एक ही होगा जिसको बोलते हैं सिंगल सोर्स। और सिंगल सोर्स दो टाइप के हमारे सिंगल सोर्स एल्गोरिथम है, दोनों के दोनों, एक होता है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता है और एक होता है बेलमैन फोर्ड। दोनों के दोनों एल्गोरिथम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है जो कि डा के अंदर हम यूज करते हैं। एक होता है बेलमैन फोर्ड और एक दूसरा होता है हमारा डिजक्स्ट्रा। तो डिजक्स्ट्रा भी सिंगल सोर्स है और बेलमैन फोर्ड भी सिंगल सोर्स ही हमारा एल्गोरिथम है। बस बेलमैन फोर्ड हमारा नेगेटिव वेट साइकिल के लिए यूज करते हैं हम। नेगेटिव वेट एज साइकिल अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेलमैन फोर्ड। और डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम नेगेटिव वेट कभी भी यूज नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव वेट पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कभी भी नेगेटिव वेट पे अप्लाई नहीं होता, ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। तो यहां पर सिंपल सा ये बोला गया है कि सोर्स टू ऑल पॉइंट इन द ग्राफ इन द सेम टाइम, तो उसके लिए हम जो बेस्ट एल्गोरिथम है वो डिजक्स्ट्रा होता है। क्रुस्कल और प्रिम्स तो एमएसटी के लिए था, डिजक्स्ट्रा और बेलमैन फोर्ड दोनों के दोनों शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होते हैं। क्लियर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहां पर ये पूछा गया है कि दैट इज ए मोर जनरलाइज्ड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अभी पीछे मैंने बताया दो एल्गोरिथम है, डिजक्स्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड, which can find the shortest path in the graph with negative weight edges। अभी मैंने आपको क्लियर किया, नेगेटिव वेट एजेस के लिए डिजक्स्ट्रा कभी भी यूज नहीं करते। क्रुस्कल और प्रिम्स दोनों के दोनों एमएसटी था, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया है, इसका आंसर बिल्कुल बेलमैन फोर्ड ही बनेगा। नेक्स्ट है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया, पिछले क्वेश्चन में। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज आल्सो कॉल्ड द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। अभी मैंने बताया था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए दो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, डिजक्स्ट्रा एंड बेलमैन। तो बहुत इजी वे में आपको, अगर टर्म्स क्लियर है तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम। देखिए, फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होता है जो कि कंप्यूट करता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ नोड। देखिए, नाम से पता चल रहा है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। मान लीजिए ग्राफ आपको दिया हुआ है, उस ग्राफ के अंदर जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकते हैं। अब यहां पर कोई भी सोर्स और कोई भी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। देखिए, इससे पहले फ्लॉयड-वॉर्शल से पहले हमने डिजक्स्ट्रा देखा, डिजक्स्ट्रा और एक होता है बेलमैन फोर्ड। ये दोनों के दोनों एल्गोरिथम हमारे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, दोनों के दोनों सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। मगर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, फ्लॉयड-वॉर्शल। फ्लॉयड-वॉर्शल एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो आप ऑब्वियस सी बात देखिए, सिंगल सोर्स दिया हुआ है, बाकी जितने भी है वो सारे डेस्टिनेशन होंगे। मगर यहां पर ऑल पेयर का मतलब है ये भी सोर्स हो सकता है, ये भी सोर्स हो सकता है, ये भी सोर्स हो सकता है, ये भी सोर्स हो सकता है। ये सोर्स है तो डेस्टिनेशन भी हो सकता है,
ये सोर्स ना होके डेस्टिनेशन हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है और कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है, कितने भी पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम 3 लूप यूज करते हैं। जब एल्गोरिथम इसका अप्लाई करते हैं तो 3 लूप यूज होता है, एक आई चलता है, एक जे और एक के। तीनों लूप परफॉर्म होते हैं एन टाइम तक। ठीक है, और जब कभी भी 3 लूप चल रहे हैं और तीनों के तीनों डिपेंडेंट है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एन इंटू एन। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। फ्लोइड वॉशल में टाइम सबसे ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू द डिजक्स्ट्रा एंड बेलमैन, क्योंकि ये सिंगल सोर्स था और ये सारे पेयर को फाइंड आउट करता है। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इजी वे में मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस को समझाने की। लास्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्रुस्कल एल्गोरिथम, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री में यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्रुस्कल एल्गोरिथम का पहला स्टेप ही यही है, शॉर्ट ऑल द एजेस। जितनी भी एजेस है उसको आप अरेंज करोगे, दैट इज अरेंज इन नॉन डिक्रीजिंग वेट। ठीक है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग वेट। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसको शॉर्टिंग करोगे। और शॉर्ट जहां कहीं भी लिखा हुआ है तो वहां पर हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट मर्ज शॉर्ट, क्योंकि मर्ज शॉर्ट एक ऐसा शॉर्ट है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ये ध्यान रखना है आपको। मर्ज शॉर्ट बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो या एवरेज केस हो, तीनों के केस में एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहां पर ये पूछा गया है क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो शॉर्टिंग जब हम कभी करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये एन लॉग एन ही लेगा। तो एन लॉग एन में यहां पर हम एजेस को शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये जो पहले वाला एन है ये ई हो जाएगा। ध्यान रखना आपको कि हम जितने भी एजेस है सबको पहले शॉर्ट करेंगे, उसके बाद हर एक वर्टेक्स को कवर करेंगे। तो जितने भी एजेस है उसको कवर करेंगे, लॉग ऑफ, बाद में हम सारी वर्टेक्स को इंक्लूड करेंगे। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी ई ऑफ लॉग वी। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी हम हमेशा क्रुस्कल एल्गोरिथम में एजेस को इंक्लूड करते हैं, ना कि वर्टेक्स को। ठीक है, तो जो भी प्रायोरिटी देते हैं हम जिसको भी, तो वो पहले आएगा और बाद में वर्टेक्स आएगा। ठीक है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ई ऑफ लॉग वी। क्लियर? तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसमें मिस हो जाए, तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू।